Hi, beautiful Invincible family. I welcome you all on your YouTube channel that is The Invincible. आज हम इस वीडियो में डील करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, देन चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस जर्नी पे चलने से पहले एक बारी मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरे को 10 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में रहते हुए, स्टडी का, टीचिंग करने का और जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हुए इसको एंजॉय करने का। ठीक है, तो अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरे को ये तक लग पता है कि भाई प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या आना है और इंटरव्यू वगैरह में क्या चीज़ें होनी है, तो प्री मेंस इंटरव्यू का क्या कुछ है सी, वो सारा यहाँ पे मैं आपको इजीली बता पाऊँगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपनी जो लिसनिंग पावर है फ़िलहाल उसको उस पर ध्यान देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे उतना उनको आराम से आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन ये कैसे सुनना है? विद कंसंट्रेटेड माइंड। तो उससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बनेगी और बेस बनेगा, तो जो आगे आपका चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है, चाहे इंटरव्यू है, सब में काम आएगा। तो बात करूँ मैं अपने एग्ज़ाम्स की, तो मैंने अभी तक ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी सारे प्री दिए हैं। अभी फ़िलहाल लास्ट यूपी मेंस दिया था। अभी इस साल मेरे को झारखंड का मेंस देना है, पीसीएस जे का और एपीयू का। और अभी तक 6 मेंस दे लिए हैं मैंने। थोड़ा थोड़ा मार्क्स से मेरा मेंस अभी नहीं क्लियर हो रहा, बट आई होप सो इस साल में मेरा डेफिनेटली एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करूँ मेरे प्रीलिम्स से सबसे हाईएस्ट अभी तक जो मार्क्स आए हैं वो तेलंगाना में आए थे। 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 में। ठीक है, बाकी जो भी ये एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपी का है, बिहार का है या कोई से भी हैं, तो मतलब हर एग्ज़ाम्स का एक अलग अलग डिमांड होती है और वो मैं आपको इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो उसके लिए सिर्फ इतना करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है मेरे साथ। इस साल में ऑलमोस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियोज़ बनाना, तो मोस्ट प्रोबली जुडिशरी का जितना भी सिलेबस होगा, इंक्लूडिंग आपके पुराने एक्ट, नए एक्ट या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज ए स्टूडेंट, भाई जैसे मैं यहाँ पर टीचर के तौर पर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद हम स्टूडेंट के तौर पे कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना होता है, वो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ मतलब कुछ हाई लेवल का कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा जैसे आप खुद पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे बस कहूँगी वैसे वैसे आपको करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं और एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो अब आदत हो गई, अब पता रहता है कि पेपर कहाँ से आएगा, क्या कुछ आएगा। इवन अभी झारखंड एपीओ में भी इतने सारे केस लॉज आए थे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। बाकी जैसे आप इसमें देख सकते हैं तेलंगाना में भी 96 आ गए थे। तो अभी तक मेरे किसी एग्ज़ाम में इतना नहीं आया है। वैसे तो ये जो थोड़े से 4 नंबर रह गए थे ये भी आ सकते थे, थोड़ा और ध्यान से किया होता तो। ठीक है, तो ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने मार्क्स लाना या फिर प्रीलिम्स को क्लियर करना या मेंस को क्लियर करना या इंटरव्यू को क्लियर करना। बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। आप पढ़ोगे तो आपके भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होच पोच कर दिया, बस आपको सुनना है, इसमें आप कुछ नहीं करना। कितना, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, जहाँ पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है या फिर आपका पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जो भी मैं बातें बताऊंगी उनको गौर करना है। चलिए, इतना डिटेलिंग के लिए सॉरी। हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं अब राइटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ बोलूँगी और आपको ध्यान देना है। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हो तो आप बना सकते हैं। ओके फाइन, कहानी की तरह चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक मोस्ट कंप्रहेंसिव कह सकते हैं। जो भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में
उनमें से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कंप्रहेंसिव है, ठीक है, कंप्रहेंडेड फॉर्म में है ये। ओरिजिनली बात करें तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें से 22 पार्ट थे, 12 स्केड्यूल थे, और कुछ आर्टिकल है जिनको मैं बताती हूँ अभी। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 यानी 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये वाले जो आर्टिकल्स होते हैं जो ये फोर्स में आ जाता है। एक डेट बताई जा रही है जिसको हम कह रहे हैं 26 नवंबर 1949। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजी है, इसको बेशक से टाइम बहुत लगा बनने में, पर उतना ही प्यारा सब्जेक्ट है ये। मुझे भी पहले अच्छा नहीं लगता था क्योंकि समझ नहीं आता था, बट जैसे जैसे मेरे को समझ आने लगा तो उस चीज़ से फिर आपको इश्क होने लगता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आने लगती है, आपको बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट हो जाती है। ऐसे एक सीपीसी हुआ करता था जो समझ नहीं आता था, बट आज मेरे फेवरेट सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो क्या है, सीपीसी और एक एविडेंस एक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इश्क करना भी बाकी है सीआरपीसी से, यानी कि आज का बीएनएसएस, बट उससे 20 साल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पढ़ाई को सिर्फ वैसे समझना होता है, पढ़ाई को हम एक्चुअली बोझिल बना देते हैं। जब आप नहीं पढ़ते हैं, किताबें लेके बैठे रहते हैं, दिमाग में कुछ जाता नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आप एक कनेक्शन नहीं बना पाते। जो कनेक्शन आप अपने जो भी लॉर्ड होता है, मतलब जो जिस भी इंसान को आप प्यार करते हैं उस इंसान से बनाते हैं, ऐसा ही कनेक्शन अगर आप पढ़ाई के साथ बनाएंगे तो इजीली दिमाग में वो चीज़ें जाएंगी। तो चलिए अब ये कनेक्शन आज हम कॉन्स्टी के साथ में बनाते हैं। तो पहली बात मैंने बताई, सबसे ज़्यादा मोस्ट कंप्रहेंसिव है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से। दूसरी बात बताई, ओरिजिनली इसमें 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स है। तो यहाँ देखेंगे आर्टिकल्स होते हैं, और बेयर एक्ट अदर वेयर एक्ट है, जैसे बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, तो उसमें सेक्शंस होते हैं। वहाँ क्या होती है, सेक्शंस होते हैं या अनुच्छेद होते हैं, और उसको धारा बोलते हैं। अब तीसरी बात बताइए कि जो आर्टिकल 5, 6, 7 ये जो नाम लिए हैं, ये आर्टिकल तुरंत फोर्स में आ जाते हैं जिस दिन हमारा प्रेम्बल में जो डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, इसी दिन फोर्स में आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो बचा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 के फोर्स में आता है। उसका रीज़न है, बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं इस प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल को आप ध्यान से पढ़ें, सामने आपको प्रेम्बल दिखाई दे रही है। प्रेम्बल में जो आइडियल्स हैं, जो भी फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो क्या अचीव करना चाहते थे सिटीजन्स के लिए, भाई उनके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, सिटीजन्स के इंटरेस्ट में क्या है, तो उस चीज़ के बारे में पता हमारे को यहाँ से पता चलता है। प्रेम्बल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चलती है। पीपल ऑफ इंडिया है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कहाँ से पता चला, यहीं से पता चला, इस प्रेम्बल से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts है, expression, belief, faith, worship, equality है status की, opportunity की, and to promote among them all fraternity है, assuring the dignity of the individual and unity integrity of the nation इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कब हम अपने आप को ये कर रहे हैं, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसकी लैंग्वेज है। प्रेम्बल में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो डिक्लेरेटरी है, क्या डिक्लेयर कर रहा है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया है, गिव किया अपने आप को। लेकिन वो तो पीपल ऑफ इंडिया किसके थ्रू कर रहे हैं ये काम, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू कर रहे हैं ये काम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका रिजोल्यूशनरी है। रिजोल्यूशन के मतलब रिजोल्व कर रहे हैं हम क्या करने के लिए, सॉवरन बनाएंगे अपना देश को, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। तीसरा प्रॉमिस कर रहे हैं, किस टाइप का प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, क्या सिक्योर करेंगे सभी सिटीजन के लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और इसमें जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ नेशन ये रहेगी। तो 3 चीज़ें प्रियम्बल में हो गए, 3 प्रॉमिस हो गए, एक तो डिक्लेरेटरी प्रोविजन, दूसरा रिजोल्यूटरी, तीसरा प्रोमिसरी हो गया। बात करें
कि भाई जो प्रेम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है 2 लैंडमार्क केस है, ध्यान से सुने, 2 लैंडमार्क केस है। पहली तो है बैरोबरी केस, दूसरा केशवानंद भारती केस। तो जो बैरोबरी यूनियन का केस था 1960 का है, इसमें ईयर भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि मैचिंग का आ जाता है। अगर आप यूपी और बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी का जो लास्ट टाइम का पैटर्न था वो मैचिंग वाला था, ठीक है। ईयर मैच करना आ गया, आर्टिकल मैच करने आ गए, तो ऐसा पूरा पेपर ऐसे ही था मोस्टली। तो ऐसे ही अब आगे आने वाले पेपर्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको ईयर तलक भी याद करने होते हैं क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि एक भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा जा रहा जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बैरीबरी यूनियन का 1960 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स विच मे शो द जनरल पर्पजेज for which they made the several provision in the constitution but nevertheless the preamble is not the part of the constitution। तो इसमें मना कर दिया कि भाई जो preamble है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। preamble is not the part of constitution। अब इसके बाद में दूसरा केस आता है केशवानंद भारती केस का। इसका ईयर है 1973, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है AIR 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वो 1960 का था बैरोबरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रपोजिशंस हेल्ड की, लेट डाउन की। फर्स्ट तो यही थी कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल दैट द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बैरोबरी में जो चीज़ मना करी थी वो चीज़ यहाँ पे हाँ बोल रही है। उसके बाद में 2 बातें और बोली कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल सोर्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशंस और प्रोहिबिशंस, एंड जो प्रेम्बल है हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के लिए भी या फिर इंटरप्रिटेशन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर करना उसके लिए भी प्रेम्बल इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बातें, 3 बातें यहाँ पे बोली। उसके बाद अब इसमें वर्ड यूज हो रहे हैं सॉवरन, सॉवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। जो वर्ड सोशलिस्ट है ये प्रेम्बल में नहीं था बट ये इंसर्ट किया गया कब, बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। एक वर्ड है सेकुलर, सेकुलर जो वर्ड है ये भी ऐड किया गया बाद में, मतलब इसी अमेंडमेंट से। एक वर्ड यूज किया डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये आप देख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 से यूज किया, इंसर्ट किए गए थे। तो ये तो बात होगी प्रेम्बल के बारे में। अब पार्ट 1 आता है, यूनियन और टेरिटरी की बात होती है। आर्टिकल 1 में कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया को हम कहेंगे दैट इज भारत, शैल बी, ये यूनियन होगा स्टेट्स का। सेकंड में बोला कि स्टेट और उसकी टेरिटरी कहाँ स्पेसिफाइड है, फर्स्ट शेड्यूल में। तीसरे क्लोज में बता दिया कि जो टेरिटरीज हैं इंडिया की उसके अंदर में क्या क्या होगा, टेरिटरी होगी स्टेट की, यूनियन टेरिटरी जो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, या फिर सच अदर टेरिटरीज जो एक्वायर की जा सकती है। सेकंड में एडमिशन स्टैब्लिशमेंट बता दिया, न्यू स्टेट का कौन करेगा, पार्लियामेंट कर सकती है बाय लॉ से, ठीक है। एडमिट कर सकती है इनटू यूनियन या स्टैब्लिश कर सकती है नए स्टेट को, जैसा भी टर्म कंडीशन ठीक लगे। 2A में क्या है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, पहले ये ऐड की गई थी 35th अमेंडमेंट से, इसको फिर हटा दिया, तो अब ये फुल फ्लैश्ड स्टेट हो गई है सिक्किम। थर्ड में बताया है फॉर्मेशन करनी अगर नए स्टेट की या अल्ट्रेशन करना एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स का, तो इसमें क्या रहेगा, पार्लियामेंट कर सकती है, चाहे इंक्रीज करना, डिमिनिश करना, अल्टर करना बाउंड्रीज को, ये सब पार्लियामेंट का काम है। आर्टिकल 4 सिंपली कहता है कि जो लॉज बनाए गए आर्टिकल 2, 3 में, तो फिर फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे लॉ बन रहे हैं टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल मैटर्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब इसको देखते हैं, सिटीजनशिप को। तो एक जो सिटीजन होता है किसी भी स्टेट का, वो फुल मेंबरशिप एंजॉय करता है। कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी है किसी भी स्टेट की, तो वहाँ पे एक मेंबरशिप होती है, सिटीजन है तो। अब जैसे जो एलियंस होते हैं, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर,
तो वो एंजॉय नहीं कर पाते जो भी सारे जैसे राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट। आप सिटीजन है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो वो यही चीज़ें हैं, सिटीजनशिप आपकी होनी ज़रूरी है। तो सिटीजन्स को जैसे राइट टू वोट होता है यूनियन में या स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर वो मेंबर भी सिर्फ वही लोग बन सकते हैं। तो 3 टाइप की यहाँ पे आपको सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। एक तो बाय डोमिसाइल, तो ये आर्टिकल 5 है। एक बाय माइग्रेशन, ये आर्टिकल 6 में बता रखा है। एक बाय रजिस्ट्रेशन, ये आर्टिकल 8 में बताया हुआ है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी रजिस्ट्रेशन से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गए। अब उसके बाद चलते हैं, अब सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन के साथ में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। चलिए, तो ये सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल्स हमने देखे। आर्टिकल 5 में डोमिसाइल से, 6 में माइग्रेशन करके, 8 में रजिस्ट्रेशन से। बाकी इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, और तरीके भी हैं जिससे एक्विजिशन किया जा सकता है सिटीजनशिप का, बर्थ से, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, नेशनल और स्टेट सिटीजनशिप वहाँ पे 2 होती है, हमारे यहाँ पे एक ही है। इसके बाद कंसेप्ट आता है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में कंसेप्ट आता है स्टेट का। आर्टिकल 12 जो है वो बताती है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और बाकी लोकल अथॉरिटी हो गए या अदर अथॉरिटी हो गए विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गया स्टेट। अब एक केस आएगा, अब केसेस के नाम आएंगे, इनको ध्यान से देखना है, सुनना है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, AIR 1981 का केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया था क्या, क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर अ बॉडी इज अ स्टेट और नॉट। एक केस का नाम हो गया अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस, एक केस ये हो गया। दूसरा केस है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस केस में कोर्ट ने पूरा लॉ ही फॉर्मुलेट कर दिया रिगार्डिंग स्टेट, और कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने इसमें लेट डाउन करे, और साथ में ये भी बोला जो अजय हाशिया केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे वो रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है, और जो भी क्वेश्चन है इन ईच केस विल हैव टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स अवेलेबल। भाई जैसे कि जो बॉडी है वो फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड है बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हम स्टेट की डेफिनेशन देख रहे हैं। बाकी जो कंट्रोल है मस्ट बी पर्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन होना चाहिए। पहला केस स्टेट के रिगार्डिंग आता है अजय हासिया का 1981 में, फिर प्रदीप कुमार विश्वास का 2002 की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। एक बात और बोली गई कि मियर जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है अंडर अ स्टैट्यूट और अदरवाइज वुड नॉट सर्व टू मेक अ बॉडी अ पार्ट ऑफ द स्टेट। इसके अलावा कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है के रिगार्डिंग भी काफी केसेस हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट है या नहीं है, तो ये केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, जिसको कैपिटेशन फी केस भी कह सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इधर बाय रिकॉग्निशन और अफिलिएशन टू यूनिवर्सिटी कुड नेवर बी कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, एनसीईआरटी स्टेट है या नहीं है, इसका केस है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड अदर्स का केस 1992 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एनसीईआरटी होती है एक ऑटोनॉमस बॉडी है और रजिस्टर्ड सोसाइटी भी है। मियर स्टेट कंट्रोल डज नॉट रेंडर इट स्टेट, सिर्फ इस बात से कि भाई जो स्टेट का कंट्रोल है इस पर वो उसको स्टेट करार नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 12।
In order to come under the preview of Article 12, a body must be under pervasive control of the state में होना चाहिए। तो ये बताया इसके अंदर में। अगला है, क्या CSIR स्टेट है? नहीं है। तो प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वो एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है स्टेट की, फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। तो CSIR स्टेट है। 2002 की जजमेंट थी। नेक्स्ट BCCI जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार का केस है। इस केस 2015 का केस है। इस केस में हेल्ड हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट है इन इंडिया में वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड इज नॉट अ स्टेट विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 12। तो ये मना कर दिया। बात आती है जुडिशरी, इंपॉर्टेंट चीज़, जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। तो केस का नाम है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दो टाइप की फंक्शंस होते हैं, एक तो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। तो ये हेल्ड किया कि जब जुडिशियल साइड से यानी जुडिशरी अपने जुडिशियल एक्ट कर रही है उस टाइम पे जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। बट जब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही है देन इट मे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फॉर अट्रैक्टिंग रिट जुडिक्शन। तो उस टाइम पे है। फाइन। तो ये हो गया कौन स्टेट है कौन नहीं है। एक केस और है, कौन से वाला? जी टेलीफिल्म्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस पूरी वीडियो में आपको सारे केसेस का जिक्र मिलेगा और जो कुछ अगर केसेस बीच में रह भी जाएंगे तो उनको मैं लास्ट में कवर कर दूंगी केस लॉ वाली बुक से, ठीक है। तो जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये हेल्ड किया था कि जो BCCI है वो स्टेट नहीं है। एक तो केस ये हो गया, ये 2005 का केस है। और ये जो BCCI वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार है ये 2015 का था। तो ये पुराना केस हो गया, वो नया हो गया। अब चलते हैं फंडामेंटल्स राइट्स की तरफ। तो पार्ट थर्ड हो गया, 12 में स्टेट था। अब पार्ट थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में कुछ फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है की एनक्रोचमेंट होती है स्टेट के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंपिटेंट है टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, मतलब उनको वॉइड करार कर सकती है। अब जो आर्टिकल 13 है, 13 में आप ये क्लोजेस देख सकते हैं 1 2 3 4। तो चलिए 13(1) जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है। 13 का 2 जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है। अब आर्टिकल 13 में इसके अलावा और बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। आपका राइट टू इक्वलिटी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 to 18 तक है। 13 में तो ये हो गया लॉज इनकन्सिस्टेंट जो अगर हैं फंडामेंटल राइट्स के तो 1 में बता दिया वॉइड हो जाएंगे, 2 में बता दिया ऐसे कोई लॉ बनाएगी नहीं, अगर बनाया तो वो वॉइड हो जाएगा। थर्ड में इसमें सिर्फ लॉ और लॉज इन फोर्स बताए हैं क्योंकि अंदर में क्या इंक्लूड होगा डेफिनेशन, यानी ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, बाय लॉ या रूल रेगुलेशन है, ये सब लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। 19 to 22 ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है। देन 23 24 है ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वाले जो राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए 1 by 1 देखते हैं इनको। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले 25 से 28 है और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 है। राइट टू प्रॉपर्टी 31 था, रिपील कर दिया गया इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 से 35। तो आपके टोटल ये 7 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हो गए। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया आर्टिकल 15 में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है 16 में।
राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है 17 में, अबोलिशन ऑफ टाइटल है 18 में। बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बात करें, क्वेश्चन आता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये इंग्लिश ओरिजिन का है। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द क्लास ऑफ लॉ। अब बात करें जो सर बी एन राव थे, वो सर बी एन राव, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो इन्होंने ये पॉइंट आउट किया था दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द विमर कॉन्स्टिट्यूशन विच WEMAR इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज ली गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं इसमें। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस है 1952 का। तो इसमें आर्टिकल 14 के बारे में बताया था कि भाई आर्टिकल 14 क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो पर्सन है या क्लास ऑफ पर्सन है उनको प्रिवेंट किया जाए कि भाई उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, इसमें दो कंडीशंस बताई गई। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट होता है आर्टिकल 14 में। तो इसमें ये बोला गया था कि जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि किस केस में बोला गया, विच डिस्टिंग्विशेस पर्सन्स और थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर्स लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप एंड डिफरेंशियल मस्ट बी हैव अ रैशनल रिलेशन होनी चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट आपको अचीव करना है, जो भी ऑब्जेक्ट सो टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। तो ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनवर अली सरकार का केस था 1952 का, उसमें ये चीज बोली गई। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। एक केस आता है स्टेट वर्सेस वीसी शुक्ला, 1980 का केस है। इसमें एक थर्ड क्राइटेरिया और इजाद किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन डिफरेंशिएशन विच इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। नेक्सिस की बात की वीसी शुक्ला केस में। चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1951 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो गारंटी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, उसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल लॉज। इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन विच रेस्ट अपॉन द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ द डिस्टिंक्शन। तो ये 2-3 केस लॉज इसमें हो गए। एक बार आर्टिकल 13 का जो, अच्छा 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, एक डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये डॉक्ट्रिन्स हैं आर्टिकल 13 में, इनको भी चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी है इसी में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी तो ये कहती है कि अगर कोई पार्ट है लॉ का वो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, तो देन जो रेस्ट ऑफ सच एक्ट है विल रिमेन वैलिड, अगर वो सिवरेबल है तो ये दोनों पे अप्लाई करता है, प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों पे, ठीक है। एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, AIR 1950 का केस है। तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 14 है प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट का, वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को। तो इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड डिक्लेयर कर दिया, बट जो अदर पार्ट्स हैं वो सेपरेबल ऑपरेटिव रहेंगे। एक बड़ा फेमस केस होता है खीतो होलोहन वर्सेस जजी चुल्लू, इसको आप जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं ZACHILLLHU। ये 93 का केस है, ये डिफेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैरा 7-10th शेड्यूल जो इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल
करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 368 के 2 को वायलेट कर रहा था और जो बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू का उसको वायलेट कर रहा था। तो हाउएवर सारा पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला, बाकी जो बचा ये माइनस करके 10th शेड्यूल एक्सक्लूडिंग पैरा 7 ये अपहेल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो 2 केस हो गए यहाँ पे। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये क्या होता है? तो जो इक्लिप्स एक होता है, जैसे एक एग्जिस्टिंग लॉ है जो इनकन्सिस्टेंट है या वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो ऑपरेटिव हो जाएगा किस डेट से? जिस डेट से ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। और ये जो लॉ है वो तब तक इक्लिप्स रहेगा, डोरमेंट रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी, जब तक उसकी वो इनकन्सिस्टेंसी बरकरार रहती है वो फोर्स में नहीं आएगा। यानी कि वो सो गया, डोरमेंट हो गया, इक्लिप्स हो गया, छिप गया, ग्रहण लग गया, कुछ भी समझ लें आप, ठीक है। तो मतलब इसमें शेडो पड़ गई, जैसे लूनार इक्लिप्स होता है तो वैसे ही हो गया। तो ये इक्लिप्स हो गया, डोरमेंट हो गया, बट ये डेड नहीं है। डेड नहीं है यानी कि जब इसकी जो इनकन्सिस्टेंसी है वो ख़त्म होगी फिर ये ऑपरेट हो जाएगा। यानी लॉ तो है बट थोड़े टाइम के लिए उस पर ग्रहण लग गया मानो। तो अब इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। तो इसमें डीपली हम नहीं जाएंगे, केस लॉस बस नाम देख लेते हैं। एक नेक्स्ट केस है बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस है। एक स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का भी केस इस पे है। नेक्स्ट आती है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इस पे लैंडमार्क केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस CIT का केस। इसमें क्वेश्चन था कि भाई क्या फंडामेंटल राइट्स को हम वेव कर सकते हैं? क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को हम ऐसा बोल सकते हैं भाई हमको नहीं चाहिए, जो भी आर्टिकल्स हमारे को दे रखे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर राइट्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, क्या हम उनको छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं? तो इसमें ये इशू उठा था। सुब्बा राव जज थे, जस्टिस थे, उन्होंने मना, मतलब उन्होंने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फंडामेंटल राइट है आप उनको वेव नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड, हो गया, ख़त्म। अब आगे चलें। पर्सनल लॉज के बारे में अगर बात करें, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू लॉ जो भी, क्या ये विद इन आर्टिकल 13 है या नहीं है? तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का केस है। इसमें आर फलीमन नरीमन जस्टिस और यू ललित जस्टिस, इन्होंने बोला था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, जहाँ तक ये ट्रिपल तलाक को रिकॉग्नाइज करता है, एनफोर्स कर रहा है, तो ये जो आर्टिकल 30 का 1 में जो लॉ वर्ड यूज़ हुआ है, लॉज इन फोर्स, तो इसी एक्सप्रेशन में ये आते हैं। तो एंड मस्ट बी स्ट्रक डाउन एज बीइंग वॉइड टू द एक्सटेंट दैट इट रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स ट्रिपल तलाक। तो इसमें बेसिकली ये ट्रिपल तलाक वाला केस था। तो इसमें कोर्ट ने यही बोला, ये लोग की कैटेगरी में आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिस है तलाक बिद्दत की या ट्रिपल तलाक की, उसको सेट असाइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस इसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डेफिनेशन है, ये जो लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ इन फोर्स 13 का B और ये ये जो, हाँ, ये लॉ और ये लॉ इन फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे थे? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का केस। तो ये जो आर्टिकल 13 का 3 का A और 13(3) का ये जो B है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ इंक्लूड्स वर्ड्स आ रहा है कि ये, तो यही चीज़ इसमें हेल्प करी थी। अब 13 का जो 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे है। इस पे तो काफ़ी सारे केसेस आ गए, सज्जन सिंह से लेके केशवानंद भारती केस तक। शंकरी, सॉरी, पहले शंकरी, हाँ, इसका एक सेकेंड, 13(4) पे 13(4) कैसे फोर्स में आता है? तो केस लॉज का जो
ये क्वेश्चन भी आता है कि इनको आप ईयर वाइज बताएं। तो पहला आता है शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1951 का केस है। इसके बाद में सज्जन सिंह का केस 1965। शंकर है हमारे सज्जन सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद सिंह सज्जन सिंह। फिर है गोलकनाथ, ये 1967, 2 साल बाद। देन लास्ट में केशवानंद भारती केस, ये 1973 का केस है। तो ये 4 केस आते हैं। ये बात करते हैं शंकरी प्रसाद सिंह जो था, ये रिलेट करा था फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी 1951 की, और ये 1951 का ही केस है। पहली जो अमेंडमेंट हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1951 में होती है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये, फंडामेंटल राइट अमेंड कर दिए थे फर्स्ट अमेंडमेंट ने। तो इसमें ये कंटेंट किया गया था कि दैट इट वाज नॉट अ वैलिड लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 का 2। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वर्ड लॉ है ना, ये वाला जो वर्ड लॉ है ना, ये इसमें अमेंडमेंट नहीं आती है। जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर पूरा बता रखा है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करती है। तो रेदर देन जो वर्ड लॉ है मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। जो सिंपली जो है रूल और रेगुलेशन जो बना रहे हैं वही है लॉ। बाकी जो अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर इसके बाद आता है सज्जन सिंह का केस। तो सज्जन सिंह में भी यही बात बोली गई, अप्रूव कर दिया गया है शंकरी प्रसाद के डिसीजन को, और ये हेल्ड कर दिया गया कि भाई अमेंडिंग जो पावर है पार्लियामेंट की उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर गोलकनाथ का केस आता है। तो गोलकनाथ के केस के बाद में 1967 का केस है। इसमें ये लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन थी, इसमें इंक्लूजन था उसका 9th शेड्यूल के अंदर में। तो ये 17वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1964 की, उसको चैलेंज किया गया था कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, वायलेटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिए जो अपने पुराने डिसीजन थे शंकर प्रसाद का, सज्जन सिंह का, और हेल्ड किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इन सबको डाइल्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गोलकनाथ का जो डिसीजन था, फिर इसके बाद में क्या आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1971 में। तो इसी से ही 13 का 4 ये 24th अमेंडमेंट ये ऐड होता है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ऐसे फिर जो आर्टिकल 368 है उसमें भी क्लोज थर्ड ऐड की जाती है कि भाई नथिंग इन आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। फिर फाइनली केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में। सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी से इसमें ओवर रूल्ड करती है गोलकनाथ के डिसीजन को। इसने डिनाई किया था कि जो पार्लियामेंट है, डिनाइड द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। उसमें मना किया था कि वे अमेंड नहीं कर सकते। बट केशवानंद भारती केस में फाइनली बोल दिया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को, इंक्लूडिंग जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी। बट यहाँ पे कुछ सर्टेन बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अल्टर नहीं किया जा सकता बाय द अमेंडमेंट दिस। तो केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया गया 1973 का है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब चलते हैं 14 हो गया, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। 15 में प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग मना कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर। वन क्लोज में तो मना कर दिया कि जो स्टेट है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन इन ग्राउंड्स पे। लेकिन सेकंड में बताया है कि
एक्सेस टू शॉप्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल प्लेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट यूज़ हो गया, वेल्स का टैंक्स, बात ये इन सब पे भी नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए भी। थर्ड में बता दें कि वुमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ प्रोविज़न बना सकती है स्टेट। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फोर्थ फर्स्ट अमेंडमेंट से क्लोज ऐड की गई थी। अगर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, जो SC STs हैं उनके लिए भी और SC BC के लिए भी। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुए थे। फिफ्थ क्लोज है, ये स्पेशल प्रोविज़न जो भी रिलेट कर रहे हैं इनका एडमिशन, SC BC का और ST ST का इनका एडमिशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये 93rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। सिक्स क्लोज जो है EWS के बारे में बात कर रही है, 15 का 6, ये ऐड होता है 103rd अमेंडमेंट 2019 से। तो EWS की बात होती है इसमें। अब आगे चलते हैं। कुछ केसेस हैं इनमें, देख सकते हैं। जो 15 का 4 है ये आता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दो रायजन का केस था 1951 का, उससे ये वाला क्लोज आती है, ऐड होती है। चंपाकम दो रायजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दो रायजन। इस केस में द क्लोज जो क्लोज है ये 15 का 4, इट वॉज एडेड इन आर्टिकल 15 इन ऑर्डर टू डायलूट द जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ मद्रास चंपकम दोराइजन का केस AIR 1951 का केस विच सेट्स असाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। अब जो वैलिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 की with respect to the addition of the article 15(4) was challenged in the case of MR Balaji versus state of Mysore and the same was held valid by Supreme Court। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो चैलेंज होती है MR बालाजी में और ये अपहेल्ड भी होती है। 15(5) फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें केस क्लोज हैं। PA इनामदार का केस है जो ऑब्जेक्ट है क्लोज आर्टिकल 15(5) में। PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गवर्नमेंट है कैन नॉट इन्फोर्स रिजर्वेशन इन अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद में 15(5) ऐड की जाती है 93rd अमेंडमेंट से। तो ये किस केस से आती है? PA इनामदार का जो केस था उसके बाद से 15(5) ऐड होती है। इस अमेंडमेंट के बाद से फिर जो भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एक्ट आया 2006 का, जिसने पास किया कि जो 20 प्रोवाइड किया कि 27% कोटा दिया जाएगा OBC को सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग IITs और IIMs। उसके बाद इस अमेंडमेंट को या सेंट्रल एक्ट जो था 2006 का, इसको चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 था इसको अपहेल्ड किया इन सो फार एज ये जहाँ तक रिलेट कर रहा है जो भी स्टेट मेंटेन कर रही है और जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ तक, ठीक है। फिर आता है इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 9 जजेस बेंच केस था ये, 1993 का केस है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कास्ट है बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी अ डिटरमाइनिंग फैक्टर, रादर इट कुड बी यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर। काफ़ी सारी चीज़ें हेल्ड करी, मोटे तौर पे ये बोला ये जो रिजर्वेशन 27% जो सीट्स है फॉर OBC वाला ये लीगल बोला, इसमें इतना है बस। फिर इसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 15(6), 15(6) ये 103rd अमेंडमेंट 2019 की उससे ऐड होता है। ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है क्लोज उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात है या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने की बात है। It is also applicable to admissions to private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution जो रेफर्ड है इन आर्टिकल 13 का 1 में।
बाकी केस लॉज की बात करें, इस पे 15 की 6 पे कुछ केस लॉ है। एक है यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये चैलेंज हुई थी और ये बोला था कि भाई ये वायलेट कर रही है, मतलब इस ग्राउंड पे चैलेंज की गई थी कि इट वायलेट्स द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेट्स करता है ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी को अंडर आर्टिकल 14 में। तो नेक्स्ट है फिर, अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये ऑल सिटीजन्स के लिए है। अब इसका जो क्लोज 1 2 3 तो ठीक है, 3 4 4A फिर ऐड होता है 77th अमेंडमेंट से। 4A के बाद 4B ऐड होता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये आप यहाँ देख सकते हैं, अमेंडमेंट पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। फिर 5 है, देन 6 अमेंडमेंट, जो 6 है वो ऐड होता है 2019 वाली अमेंडमेंट से, यानी कि 103rd EWS वाला। केस लॉज इसमें है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का केस। इसमें 16(4) जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, आर्टिकल 16(1) और 2 का ये हेल्ड होता है। और इंदिरा साहाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1993 का केस है। सेम चीज़ यहाँ पे बोली। बाकी 16 का 6 ऐड होता है 103rd अमेंडमेंट से, ये हमने बता दिया। बात होती है क्वांटम रिजर्वेशन, कितना दिया जाए कितना नहीं। तो MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है इसके ऊपर में। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस है, जिसमें जो बालाजी की रूलिंग थी, जिसने इनवैलिडेट किया था जो कैरी फॉरवर्ड रूल था, वो 50% एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो वो वाले रूल को इसमें डिस्कस किया था। तो बेसिकली 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट केस आता है इसमें इंदिरा साहाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1993 का केस है। ये 9 जज बेंच का केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो रिजर्वेशन कंटेम्पलेटेड है आर्टिकल 16 के 4 में, शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इंदिरा साहनी केस को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, और उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे। बैकवर्ड क्लास डिफाइन नहीं है, इवन अ कास्ट में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। तो वो डिटेल में जब देखेंगे तब। एक M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है। एक क्वेश्चन आता है मराठा रिजर्वेशन वाला केस कौन सा है, तो ये डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस CM 2021 की जजमेंट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जजेस की। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मराठा कोटा लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक आता है जाट रिजर्वेशन का केस, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मना कर 9 जजेस बेंच थी, और तो इस केस में कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो 9 स्टेट में जो जाट्स हैं वो बैकवर्ड कम्युनिटी है, ऐसा मानने से मना कर दिया था। एक जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है। ये केस रिलेट करता है क्रिमिनल लेयर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो उस पर कुछ है। अब आगे चलते हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है एक पैकुलर जो प्रॉब्लम है कंट्री की, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली। तो ये बेसिकली इसको फॉरबिड करता है, इसकी प्रैक्टिस को किसी फॉर्म में फॉरबिड करता है। बात करें केस लॉ की, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था
कि जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 है वो अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सी दैट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटेड। तो सिंपली आर्टिकल 17 पे ये वाला केस है, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 18 में बात होती है अबोलिशन ऑफ टाइटल। इस पे केस आता है, मतलब कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल बाय स्टेट हैज़ बीन अबोलिश्ड एक्सेप्ट जो मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले हैं वो अलाउड है, और कोई भी जो सिटीज़न है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल फॉरेन स्टेट से। इवन जो नॉन सिटीज़न है जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट का हेल्ड किए हुए स्टेट में वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन से विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट 1954 में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 क्लासेस अवार्ड की स्टार्ट करी थी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री। आपका ये बिहार के लिए जीके का क्वेश्चन हो गया कि ये कब से स्टार्ट हुए हैं अवार्ड देने, 1954 से। इसमें केस याद रखना है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है वैलिडिटी ऑफ द दिस टाइटल। अब आगे चलते हैं राइट टू फ्रीडम। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि यहाँ पे मेहनत तो लगी रही है, आप देख पा रहे हैं। बाकी काम ही आएगी, मेरे तो काम आ ही रही है स्टडी, आपके भी ये वाली काम आएगी, क्योंकि सब आपके एग्जाम में आता है जो भी चीज़ें पढ़ रही हूँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं आर्टिकल 19 पे, राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ बेसिकली हमारे को कौन कौन से प्रोटेक्शन दी गई है, 19 से 22 तक दी है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट आर्टिकल 19 में है कुछ, फिर कन्विक्शन वाला 20 में है, 21 में प्रोटेक्शन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन 21A है, 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। तो बात करें 19(1) की, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे को यहाँ पे दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल करने का, एसोसिएशन फॉर्म करने का, और मूव फ्रीली, रिजाइड करने का, सेटल करना या प्रैक्टिस करना कोई भी प्रोफेशन वगैरह, ये सब चीज़ें। ओरिजिनली इसमें 7 राइट्स होते थे, बट जो आर्टिकल 19(1)(f) है, यानी कि राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी का जो राइट था, इसको अमेंड कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 से। लेकिन इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो कौन किन ग्राउंड्स पे वो देखना पड़ेगा। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2015 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जो प्रोविज़न है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट वो डेरोगेटिव है आर्टिकल 19(1)(a) का, और ये आर्बिट्रेरी प्रोविज़न भी है। इसके अलावा केस लो है राइट टू इंटरनेट एक्सेस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उतने केस लॉज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट केस है राइट टू इंटरनेट एक्सेस। केस का नाम है अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2020। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) में, और राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)(g) में यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा फहीमा शिरीन वर्सेस RK वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें भी यही बोला राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है, फॉर्मिंग अ पार्टी ऑफ द राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21। और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर inevitably leads to restriction on freedom of expression of the press। अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये भी इसी पर है। और एक केस है R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1994।
इस केस को ओटो शंकर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का बड़ा ही भयंकर केस था। इंडिया का सीरियल किलर था ये, गौरी शंकर नाम का आदमी। तो इसकी ऑटोबायोग्राफी पे एक पब्लिश होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड हुआ था कि जो पिटिशनर्स हैं उनको राइट है कि वो पब्लिश कर सकें ऑटोबायोग्राफी। जिस ये ओटो शंकर है भाई, कैसे सीरियल किलर बना, इसने बहुत ही मतलब ज़्यादा मर्डर करे थे, कैसे कैसे करे ये सब चीज़ें। तो यही हेल्ड हुआ था इसमें। अब आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट केस जो रामलीला मैदान इंसिडेंट था। नो फंडामेंटल राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, तो इसमें थ्रेट टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19(1)(a). जो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक है हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू बी इंक्लूडेड विद इन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें मना कर दिया गया। राइट टू नो के ऊपर में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में इसमें एम्फेसाइज किया गया जस्टिस भगवती के द्वारा। राइट टू नो अबाउट द एसेट्स एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये अभी झारखंड एपीओ प्रीलिम्स में केसेस आए थे। ये केस का नाम उसमें भी था जिक्र। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रीइटरेट किया था जो लॉ लेट डाउन किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस, ये केस भी था। Supreme Court ruled that right of the voter to know the biodata and antecedents of a candidate is the foundation of a democracy and a facet of the right to speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a). तो ये चीज़ इसमें हेल्ड की थी। 92 में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक केस है अमित सहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसको पॉपुलरली जानते हैं शाहीन बाग केस के नाम से। तो इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 19 एक कॉर्नर स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये सिटीजन को दो राइट देता है। एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो 19(1)(a) में है, दूसरा राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b). तो ये केस इस पे डील करते हैं। बात आता है थर्ड वाला पॉइंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इससे ये वाला जो वर्ड है, टर्म है, ये इंसर्ट की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। एक केस है राइट टू ट्रेड ऑन पेमेंट, सोडान सिंह का केस है, दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का केस। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट राइट टू ट्रेड ऑन पेमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी आता 19(1)(f) जो था वो ओरिजिनली 19(1)(f) था, बाद में इसको हटा दिया गया, डाइल्यूट हो गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसको रिपील कर दिया गया और आर्टिकल 13 का क्लोज 1 हैज़ बिन टेकन आउट ऑफ द पार्ट 3 और एक सेपरेट आर्टिकल बना दिया 300A, जो क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो इसकी 3 क्लोजेज हैं। फर्स्ट क्लोज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करती है, यानी कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी। तीसरा प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। तो 20 का 2 जो है, जो मैगजीन कहला लैटिन टर्म में जो एट्रोफाइस एक्विट और कन्विक्ट, उस प्रिंसिपल को एम्बॉडी करती है।
हेट्रोफोइस एक्विड 20 का 2। इम्पोर्टेंट केस लो की बात करूँ तो नंदिनी सप्तपति का जो केस है पीएल दाहनी वाला 20 के 3 पे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया था कि जो ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 20 का 3 इज टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड फ्रॉम अननेसेसरी पुलिस हैरेसमेंट और हैंस इट एक्सटेंड्स टू द स्टेज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपार्ट फ्रॉम द ट्रायल प्रोसीजर। सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है 2010 का। पॉलीग्राफ नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है ये सब हेल्ड होते हैं कि मतलब इनसे आप प्रोटेक्शन मिल सकती है 20 के 3 में। वॉइस सैंपल के ऊपर में केस है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया कि जो मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट एंड एक्यूज टू गिव वॉइस सैंपल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट कंसेंट। आर्टिकल 21 आता है नेक्स्ट। फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इसमें दो टाइप के राइट है, एक तो राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू लाइफ का मतलब है समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब लिबर्टी है इंडिविजुअल की टू बिहेव एज वन प्लस जैसा जो चाहे उसकी जो मर्जी है वो करें, बाकी जो एक्सेप्ट फॉर दूज रेस्ट्रेंट्स इम्पोज बाय लॉ। इस पे केस लॉज हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस 1950 का केस है। एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 का केस है। इसमें ओवर रूल कर दिया गया ए के गोपालन केस को। राइट टू डाई पे केस है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें हेल्ड किया था कि जो पर्सन है उसको हैज़ अ राइट टू डाई, पी रतिनाम 1994 का केस है। फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस है। इसमें यह हेल्ड होता है कि जो आर्टिकल 21 है इसमें राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, इसमें मना कर दिया। फिर कॉमन कोज रजिस्टर्ड सोसाइटी वाला यूनियन ऑफ इंडिया 18 का केस आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंडिविजुअल है उसको राइट टू डाई है विद डिग्निटी है, बट एज अ पार्ट ऑफ हिज हर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जजमेंट ने एक रास्ता दिखाया जो इल पेशेंट होते हैं जिनको डेथ चाहिए, फॉर एग्जांपल पैसिव यूथेनेशिया से अंडर अ लिविंग विल। तो 2018 में ये वाला केस आता है। और फिर राइट टू प्राइवेसी पे है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जज बेंच थी इसमें। ये राइट टू प्राइवेसी पे था। इस केस में 9 जज बेंच ने इसमें जस्टिस JS केहर उन्होंने प्रोनाउंस की जजमेंट और डिक्लेयर किया कि जो प्राइवेसी है टू बी अ फंडामेंटल राइट। और जो MP शर्मा केस था 1958 का, खड़क सिंह का केस था 1961 का, उसको ओवर रूल कर दिया। और जिसमें ये कहा गया था इन केसेस में राइट टू प्राइवेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी ने इन जजमेंट्स को रिवर्स कर दिया। जो सी राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑटो शंकर केस वाला भी बात किए थे हम, तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो राइट टू प्राइवेसी है या राइट टू बी लेट अलोन, अकेले रहने का जो राइट है वो गारंटीड है 21 में। अभी कुछ केस लॉज बता देते हैं, तो बस इसको इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो रामलीला मैदान केस जो था राइट टू स्लीप पे है। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर में आपका सिटीजन का राइट टू स्लीप पीसफुल्ली भी है। अब मैं कुछ केस लॉज बताऊंगी, आप ये देखना ये किसको डील कर रहे हैं। MH होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस राइट टू फ्री लीगल एड पे है। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का राइट टू स्पीडी ट्रायल पे है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस पे है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर पे है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये केस भी आई थिंक अभी आया था, राइट टू एजुकेशन पे है। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 का केस राइट टू शेल्टर एज रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज किया था इस केस में। रे नॉइस पोल्यूशन 2005 का केस राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस, ये तो कोई पूछने का नहीं। शफीन जहां वर्सेस अशोकन क्याम, ये 2018 का केस, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम है हादिया केस। हादिया केस, इस केस में क्या हुआ था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ऑन चॉइस, अपनी मर्जी से शादी करना।
अपनी चॉइस से, मर्जी तो है चॉइस। तो ये हादिया वाला केस। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिन का केस। राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रही है बिकॉज आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन माई टंग, तो थोड़ा सा माफ करिएगा। मुरली एस दियोरा, ये केस तो आपको रखा ही मिलता है हर एग्जाम में। बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस एज नॉन स्मोकर्स हैव अ राइट नॉट टू बी विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997, ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये वायलेटिव आर्टिकल 15 का 21 का। तो ये कुछ केस लॉज होते हैं 21 पे खत्म। ठीक है, और 21A और देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में जो स्टेट प्रोवाइड करेगी फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को। ठीक है, ये कब आता है? 21 ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ये इन्फोर्समेंट कब होती है? 1 अप्रैल 2010 से। इसमें मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 92 का केस, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र 93 का केस, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011 का केस। तो 3 केसेस पे हो गए जिनमें राइट टू एजुकेशन पे बोला गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक अगर बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 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 कुछ नहीं, ताकि आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं आप तक ही पहुँच पाए। टंग ट्विस्ट कर रही है इसलिए थोड़ा स्लिप भी हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी। आई होप जल्द हम ठीक हो जाएंगे, बट डेडिकेशन को देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं ना, बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है या फिर पढ़ना नहीं चाहते। बट आपको सीरियसली फ्री में वो भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल होगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि हमें कई चीज़ें नहीं आती, एडिट वगैरह और वो सब, ये इनमें टाइम भी लगता है, तो उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बट अपना पर्पज़ है इतना कि डायरेक्ट आप तक चीज़ें पहुँचे, आप पढ़ें करें जैसे भी हो समझें। ठीक है, उस चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री कंटेंट है सारे। नोट्स वगैरह आज के टाइम में सबके पास में होते हैं, इतने भी चैनल देख लें, टेलीग्राम पे आप कर लें ज्वाइन, तो आपको नोट्स वगैरह हर जगह मिल जाए। पहले बात तो उसमें नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं कुछ। आपका जो ग्रंथ है वो बस ये है, आपका गीता, बाइबल, आपका आदि ग्रंथ, ये है बस, वन एंड ओनली बेयर। यही आपकी गीता है, यही आपका कुरान है। जिस दिन आपने अपने बैरक्स की इम्पोर्टेंस समझ ली ना, उस दिन समझें आपका एग्ज़ाम बहुत इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जो कोई भी अगर कुछ सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई अगर त्रुटि हुई है कहीं पे, त्रुटि, ये तो रेतु हो गया, त्रुटि, त्रुटि, अब शायद सही लिखा गया। बताओ, त्रुटि लिखने में ही इसलिए तो राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है लोगों का निकलता नहीं है, क्योंकि इनको हिंदी थोड़ा कम आती है, थोड़ा ना, मतलब त्रुटि में ही हम त्रुटि कर रहे हैं। तो चलिए मेंस की बात है, इनको बाद में बताएंगे कि थोड़ा थोड़ा आप लिखते रहें, हिंदी इंग्लिश का जो लॉ का पार्ट है थोड़ा थोड़ा लिखते रहें। चलो मेंस का अलग सेगमेंट में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।